नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात है बड़ी खबर जो जम्मू में सिद्रा पुल चेकिंग पॉइंट के करीब एक मुश्तबा धमाका हुआ है। पुलिस टीम ने मामले की तहकीकात के लिए मौके पर तलाशी ली। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता शाम सिद्रा पुल चेकिंग पॉइंट पर धमाके जैसी आवाज सुनाई दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त पुल पर कोई हरकत नहीं थी, इसलिए फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है और ना ही इस हवाले से कोई नुकसान हुआ। इस समय किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, तमाम पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी विंग की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ साथ हर आने जाने वाली गाड़ियों को की बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी को अलर्ट रहने के भी हिदायत जारी कर दिए गए हैं। ये गुज़िश्ता शाम ये वाक़या पेश आया है जहां पर सिद्रा पुल के करीब ये धमाका हुआ, चेकिंग पॉइंट के करीब धमाका हुआ, पुलिस धमाका। उसके बाद ही गुज़िश्ता शाम से ही वहां पर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो उस मकाम पर पहुंची है और तलाशी कार्रवाई के साथ साथ वहां पर जुटी हुई है कि आया ये धमाका क्या हुआ, क्या आईडी है या फिर कोई ग्रेनेड हुआ है। इस हवाले से मजीद जो है तहकीकात की जा रही है कि धमाका किस चीज का हुआ है। पुलिस भी कल से ही इस मामले में जुटी हुई है। आज सुबह से ही वहां पर ये लगातार इस मामले की तहकीकात की जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जम्मू से रितिका राजपूत है, सीधा उसी के पास चलते हैं मजीद अपडेट्स के लिए। रितिका, क्या कुछ अपडेट हैं? कल जो ये धमाका हुआ सिद्रा पुल के करीब, अभी तक क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि लगातार हम कल से ही देख रहे हैं कि वहां पर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इसमें जुटी हुई हैं कि आए धमाका किस चीज का हुआ है, तो क्या कुछ अपडेट आया है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि सिदड़ा ब्रिज चेकिंग पॉइंट के पास जो कल देर रात को जोरदार धमाके की आवाज हुई थी, तब से लेके अब तक लगातार यहाँ पे सुरक्षा बलों की तरफ से घेरा करने का कार्य, सबूतों को जुटाने का कार्य और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पे चल रहा है। इस वक्त डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये वो इलाका है जहां पे तमाम सैंपल जो है फोरेंसिक टीम की तरफ से कलेक्ट किए गए थे और इसी इलाके में तमाम तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं कि देर रात को जो हादसा हुआ था, किसी के घायल होने की सूचना तो यहाँ से नहीं निकल के आई, क्योंकि जिस वक्त ये धमाका यहाँ पे हुआ था उस वक्त वेक्युलर मूवमेंट जो है वो इस एरिया में काफी कम होती है। और यहाँ का एक रास्ता अगर मैं बताऊं, नगरोटा से डायरेक्ट सिदड़ा बाईपास से होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और एक जम्मू सिटी की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे पुलिस का नाका 24 घंटे रहता है और यहीं पे जोरदार धमाका हुआ था, जिसके चलते तमाम सबूत जुटाने का कार्य भी किया जा रहा है और जल्द ये खुलासा किया जाएगा कि असल में वो ग्रेनेड का अटैक था या किसी और चीज की वजह से वो धमाका हुआ था। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि ग्रेनेड का लीवर भी बरामद होने की बात कही जा रही है, जिसके चलते आपको बता देना चाहते हैं कि असल में ये ग्रेनेड का धमाका है या किसी और वजह से ये धमाका हुआ था, पूरी पुष्टि कुछ ही समय में कर दी जाएगी। रितिका, जरा ये भी बताएगा, क्योंकि खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि वहां पर जो है एक बाइक सवार जो बाइक वहां से गुजरी है उसके बाद ही वहां पर ये धमाका हुआ। क्या इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं या सीसीटीवी में कुछ नजर आया है इस हवाले से कि क्या कुछ था वो?
जी, अभी तक इस मामले पे किसी भी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ पाई है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, यहाँ पे दिन रात गाड़ियों के आने जाने का समय होता है। यहाँ पे ये रास्ता 24 घंटे खुला भी रहता है, परंतु रात के समय की अगर मैं बात करूं, बहुत कम लोग यहाँ से जाने का कार्य करते हैं। अगर बाइक की जिसकी बात की जाए, यहाँ से एक बुलेट बाइक भी यहाँ से निकल के गई थी, परंतु अभी तक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकल के बाहर नहीं आई है। उसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक सिर्फ इलाके की घेराबंदी, उस इलाके में जो संदिग्ध जहाँ पे जो कि शक के दायरे में आ रही हैं, उन जगहों से सैंपल कलेक्शन का जो कार्य है फोरेंसिक टीम की तरफ से किया गया। सैंपल कलेक्ट करके टीम यहां से जा चुकी है और यहाँ पे अभी भी लगातार पुलिस की तरफ से पूरा नाका लगाया गया है। तमाम लोगों पे नजर रखी जा रही है, आने जाने वाली गाड़ियों पे भी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई, उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। रितिका, आखिर पर जानना चाहूंगा, ये जो धमाका हुआ, इस धमाके के बाद ही ये जो खबर आ रही है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए और जो पुलिस है या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्हें अलर्ट पर रहने की हिदायत जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले कुछ लंबे अरसे से जम्मू के अलग अलग स्थानों पे आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके चलते अचानक से देर रात को जब ये धमाके की जोरदार आवाज हुई, तब से लेके अब तक तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से सतर्कता बरती भी जा रही है, जिसके चलते जम्मू में कहीं पे भी ढील करने की कोई भी खबर निकल के नहीं आ रही। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, चाहे वो जान माल का नुकसान हो या किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तुओं के दिखने की बात हो, ऐसे किसी भी कार्य में ढील नहीं दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका राजपूत। ये थी रितिका राजपूत, जम्मू के सिदरा इलाके से बराह रास्त वहां से तफसीलात फराम करी थी, जहां पर गुज़िश्ता शाम एक चेकिंग पॉइंट जो सिदरा पुल है वहां पर चेकिंग पॉइंट है, वहां पर ये पुरस्कार धमाका हुआ और इस धमाके के बाद ही जहां सिक्योरिटी को जो सख्त साथ ही साथ अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दिए गए हैं, वहीं पर कल से ही हमने देखा है कि कल से ही वहां पर एसओजी के साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो वहां पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। और फिलहाल इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। क्या ये धमाका किस चीज का है, क्या ये ग्रेनेड धमाका है या क्या ये आईडी है या क्या किस चीज का धमाका है, इस हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बढ़ते आगे, बात जम्मू कश्मीर की हम कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली में 2 दिन की मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत बीजेपी की आला क़यादत साल 2023 के आगाज में ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सदर जेपी नड्डा समेत बीजेपी की आला क़यादत अगले साल के पहले 3 महीनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अवामी जलसे करेगी। बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा जनवरी में नए साल के आगाज के साथ ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पार्टी सदर बनने के बाद यह उनका पहला मुकम्मल दौरा यूनियन टेरिटरी होगा, जब वो 2 से 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। नड्डा एक दिन के दौरे पर सिर्फ एक बार जम्मू गए थे और अपने दौरे के दौरान यूटी के ओहदेदारों से मुलाकात की और माता वैष्णो देवी मंदिर में भी हाजिरी दी थी। जनवरी में नड्डा का दौरा 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसके दौरान वो जम्मू और कश्मीर में 2 बड़े बड़े अवामी जलसों से खिताब करेंगे। फरवरी के महीने में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दोबारा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वो भी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के दोनों डिवीजनों में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, बड़ी खबर, जहां दिल्ली में हमने देखा है कि बीजेपी की जो 2 दिनों तक मीटिंग चली है, उसके बाद ये खबर जरा के हवाले से सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और पार्टी के सदर जेपी नड्डा वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यानी कि साल 2023 से जनवरी के महीने और जनवरी से लेकर मार्च तक इन 3 बड़े बड़े लीडरान का जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? ये जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास भी आ रही हैं और जो बीजेपी हेडक्वार्टर से इस वक्त खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि बीजेपी की 2 रोज़ा
मजलिस आमला का इजलास अख्ताम होने पर जहां 2024 की हिकमत अमली को तय पाया गया कि किस तरीके से चुनाव लड़ना, और जेपी नड्डा जो कौमी सदर है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि आप घर घर जाकर कैंपेन शुरू करें। वहां जम्मू कश्मीर के हवाले से ये साफ बात हुई है कि वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब, उसके साथ साथ जेपी नड्डा साहब जो कौमी सदर है बीजेपी के, और बीजेपी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, और जनवरी से मार्च के बीच में ये सारा दौरा जो है वो तय पाया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी बात सामने आई है वो ये भी आई है कि दफा 370 के अख्तिताम से जिन लोगों को फायदा मिला है, यूनियन टेरिटरी के लीडरशिप से ये कहा गया कि उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ बात की जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाए। तीसरी बात सम्मेलनों के हवाले से हुई है कि आप मीटिंग्स किया करें जी, ओबीसीज की, गुजर्स की, बकरवाल्स की, और ऑर्गेनाइज मैनर में ये सारी चीजें चलाया जाए ताकि उन्हें पता लगे कि मरकज की तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं जम्मू कश्मीर के तई, उससे इस बिछड़े हुए तबके को कितना फायदा मिल रहा है। फिलहाल जब हम दौरे की बात करते हैं तो सबसे पहले जेपी नड्डा साहब आएंगे जनवरी के महीने में, जो अभी तक इतलात हमारे पास आ रही हैं। ये उनका फुल फ्लेज्ड दौरा होगा जम्मू कश्मीर का बहती पार्टी सदर के, जहां वो 2 बड़े इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं। वहीं पर पार्टी लीडरशिप से भी अलहदा मीटिंग होगी, डेलीगेट से भी मीटिंग होगी। जेपी नड्डा के बाद जो अगली बारी है वो वजीर दाखिला साहब की है फरवरी के महीने में, और फरवरी के महीने में जहां वजीर दाखिला साहब ये जरूर कोशिश करेंगे कि सलामती सूरत हाल का जायजा वो लेंगे, डेवलपमेंटल वर्क का जायजा लेंगे, नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे। वहां खबर यह है कि श्रीनगर के अंदर भी एक बड़ा अवामी इज्तिमा होगा और जम्मू के अंदर भी एक अवामी इज्तिमा होगा, जहां पर वजीर दाखिला बजट वजीर दाखिला की हैसियत से खिताब करेंगे और बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल किस तरीके की और क्या कुछ चल रहा है। और फिर अहम तरीन इजलास जो है वो वजीर आजम साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है, जो मार्च के वस्त में है, क्योंकि मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर अंदर ये इतलात है कि पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर का बजट पेश होना है, और बजट पेश होने से पहले वजीर आजम साहब कुछ सौगात देना चाहते हैं, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो अभी तक जराया हमें बता रहे हैं। और यही वजह है कि मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में वजीर आजम साहब की आमद होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू में भी एक जलसा होगा, कश्मीर में जलसा होगा, कुछ प्रोजेक्टों का वो संग बुनियाद रखेंगे और कुछ प्रोजेक्टों का वो इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। इस तरीके का प्रोग्राम जो अभी तक बनाया गया है। माहिरीन और मुबस्सिरीन का मानना है कि ये जो वजीर आजम साहब से लेकर आला क़यादत का आना है जम्मू कश्मीर, ये सिर्फ ये है कि 2023 और 24 के दौरान चुनाव है, और चुनावी माहौल को तेज करने के लिए, काडर को मजबूत बनाने के लिए ये सारी रिवीजन जो है वो चल रहा है। और इसके बाद किसी भी वक्त, यानी अप्रैल के बाद किसी भी वक्त चुनावी बिगुल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बच सकता है, कुछ माहिरीन का मानना है। लेकिन कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि चुनावी प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले उन 32,000 चुनाव करवाने हैं जो पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कह रही है कि 5 सरपंच, जीडीसी, बीडीसी और फिर जो म्युनिसिपल कमेटीज है इनके चुनाव करवाने हैं। शायद वो पहले मरहले में और उसके बाद असेंबली के चुनाव। लेकिन कुल मिलाकर आप मानेंगे 2023 आते आते ही सियासी एतबार से काफी गर्म रहेगा, और 24 के अंदर तो फिर जनरल इलेक्शन है ही, उससे पहले ही गर्माहट पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिलेगी। इशफाक, आखिर पर जानना चाहूंगा, क्या जो इन लीडरान का दौरा जम्मू कश्मीर है इलेक्शन से पहले काफी अहम है, और साथ ही साथ बीजेपी के खीमे के अगर नजरिया से देखेंगे तो काफी अहम ये दौरा रहेगा, खासकर वजीर आजम का और साथ ही साथ वजीर दाखिला और पार्टी के सदर का जम्मू कश्मीर दौरा? देखिए, पार्टी सदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर नहीं आए। आपने खुद अपने कलमात में कहा कि वो जब आए थे तो वो माता वैष्णो देवी चले गए थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी एक वक्त उन्होंने निकाला, पार्टी लीडर से मशावरत और मीटिंग वहां पर की। लेकिन जब वो यहाँ आएंगे, जम्मू कश्मीर तशरीफ ले आएंगे, तो सीधी सी बात है कि जम्मू कश्मीर वो एज अ पार्टी हेड के तौर पर आएंगे, तो कोर कमेटी की भी मीटिंग होगी, वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग होगी, और साथ साथ जो अभी इतलात हमें आ रही है वो ये भी आ रही है कि अवामी इज्तिमा भी होगा। अब वो पार्टी काडर का इज्तिमा होगा, डेलीगेट्स का इज्तिमा होगा, उस हवाले से अभी कोई तफसील नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जनवरी में पार्टी लेवल पर हरारत होगी, फरवरी में आपको दाखिला वजारत की हरारत देखने को मिलेगी, और मार्च में मुल्क के वजीर आजम साहब की आमद ऑटोमेटिकली एक बड़ी गर्मी पैदा करेगी इस पूरे माहौल में। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थी एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर, जहां 2 दिन तक नई दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत की एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई है। उसके बाद ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि अब जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उसके साथ साथ वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के सदर जेपी नड्डा वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, और ये दौरा उनका जनवरी 2023 से शुरू होगा, मार्च तक के जारी रहेगा, क्योंकि पहले जनवरी में पार्टी के सदर जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उसके साथ साथ ही वो अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, जहां वो जम्मू के अंदर भी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। उसके साथ ही
कश्मीर के अंदर भी उनका इज्तिमा होगा। उसके बाद ही वज़ीर दाखिला फरवरी में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां जम्मू के साथ साथ वो कश्मीर का भी दौरा करने के अलावा मुख्तलिफ जो है तरक्याती मंसूबों के कामकाज का जायजा लेंगे। उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी सूरत हाल किस तरह की है खासकर वादी कश्मीर के अंदर, उस हवाले से भी वो आला सतही एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद ही जो है अवामी इज्तिमा से उनका खिताब भी होगा, जम्मू के अंदर अलग और कश्मीर के अंदर अलग। उसके साथ साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी जो जम्मू कश्मीर का दौरा वो मार्च में होगा, और मार्च में जब वजीर आजम का जम्मू कश्मीर का दौरा होगा तो कई बड़े तरक्याती मंसूबों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी, जहां कई मंसूबों को जहां इनाग्रेशन होगी, इफ्तिताह होगा तो कहीं का संग बुनियाद रखा जाएगा। उसके साथ साथ ही कई अहम मीटिंगें भी होगी, और माना जाता है कि जो इंतखाबात है असम्बली के जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे पहले ये उनका दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हुआ है। मरकजी हुकूमत इस मौके पर कई अहम बिल पेश करने जा रही है। इजलास के दौरान हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बेतरफ चीन के साथ सरहदी सूरत हाल, महंगाई, बेरोजगारी और दीगर कई मसाइल पर हुकूमत को घेरेगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान मुमकिन मसाइल पर तबादुल ख्याल करने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से कल तलब की गई कुल जमाती मीटिंग में 30 से ज्यादा जमातों के लीडरान ने हिस्सा लिया। सरमाई इजलास में हुकूमत की जानिब से 17 नए बिलों समेत कुल 22 बिलों को मंजूर करने की तजवीज़ दी गई है। उनमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन तरमीमी बिल, नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2022, कर्नाटक समेत 3 दीगर रियासतों में दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल के नोटिफिकेशन में तरमीम करने समेत कई बिल शामिल है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 दिसंबर 2022 को खत्म होगा और इस दौरान 17 दिन तक काम होगा। 29 दिसंबर को खत्म होने से कबल इस इजलास की 23 दिनों में 17 नशस्तें होंगी। अग्रिम भूमिका न निभाई हो, और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश 2 महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृतकाल के आरंभ का समय है। ये अमृतकाल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं
कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े ओहदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में एमएलए और पश्चिम बंगाल में कई सालों तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा, हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संसद के पास संविधान संशोधन का भी अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद बनती है। कोई अकेला सदन खुद में पूर्ण नहीं है। संविधान के दायरे में दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और नियम तय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट में इजाफा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेपो रेट में 0.35% यानी 35 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करने का ऐलान किया गया है। अब रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो जाएगा। इस फैसले से अब होम लोन समेत हर किस्म के कर्जे महंगे हो जाएंगे। एमपीसी की मीटिंग के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी रेट में इजाफा करने का ऐलान किया है। For your patient hearing, and this is the statement for the monetary policy meeting we had, which concluded today morning. So let me now make the statement. As we come to the end of yet another turbulent year, the global economy is still marred by profound shocks and unprecedented uncertainty. Mixed signals are emanating from geopolitical situation and financial market volatility. In the beginning of this year, that is 2022, just as COVID pandemic was receding, the war in Ukraine overwhelmed the world in a black swan moment and fundamentally altered the global economic outlook. Surges in food and energy prices and shortages in key staples have severely affected the poorer sections across the world. Though international food, energy and other commodity prices have moderately in recent times, inflation remains high and broad-based, and this is something which we see world over. The IMF has projected that more than 1/3 of the global economy will contract this year or next year. While no country is spared the ill effects of such large shocks, emerging market economies, that is EMEs in particular, the ones dependent on food, energy and commodity imports, have been the worst affected. Looking beyond the pandemic and the war, fragmentation in trade, finance and technology is also adding to the forces of deglobalization. Supply chains are being redrawn on considerations of geopolitical security, leading to what is now come to be known as reshoring and friendshoring. Food and energy security, together with climate change, have become the biggest challenges to the world. In this hostile international environment, the Indian economy remains resilient, drawing strength from its macroeconomic fundamentals. Our financial system remains robust and stable. नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।